लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वैली, इन पांचों डिफरेंट रीजन्स को एक साथ मिलाकर बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर। इसके रिएक्शन में 1946 में राजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में भेज देते। तो सबसे पहले जिन्ना ने राजा हरि सिंह को अप्रोच किया। जब ये इन्वेडर्स बारामूला पहुंच गए और कुछ ही देर में वो श्रीनगर पहुंचने वाले थे, तब राजा हरि सिंह ने भारत से हेल्प मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया था ऑफिशियल तरीके से। और अब जिहाद ने तो बैक सीट ले ली थी बिकॉज अब उनका ध्यान चला गया था लूटने में। हेलो एंड वेलकम टू टिप्स एंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ ही रैटक्लिफ कमीशन को सेटअप किया गया और लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। रैटक्लिफ कमीशन को इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करना था और लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के प्रोविजन के तहत सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑफर दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़ सकते हैं और या तो फिर वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हैं। उस वक्त इंडिया में टोटल 565 रियासतें हुआ करती थी, जिनमें से 546 रियासतों ने लॉर्ड माउंटबेटन की कॉन्फ्रेंस के बाद ही इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था। 13 रियासतों ने बाद में पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया बिकॉज उनकी जोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान के नज़दीक थी। 6 रियासतों ने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड की थी, बट उनमें से 3 रियासतों को 15 अगस्त 1947 से पहले ही सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से इंडिया में मिला लिया गया, जो कि थी त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर। अब बच गई थी 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूनागढ़ से। जूनागढ़ आज के गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था, बट जूनागढ़ के रूलर हुआ करते थे एक मुस्लिम नवाब महमद खान। नवाब महमद खान ने पहले तो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड की, बट सडनली 14 अगस्त 1947 को नवाब महमद खान ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का ऐलान कर दिया और इस बारे में सरदार पटेल को कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन तक नहीं थी। इवन न्यूज़पेपर से उन्हें इस बात का पता चला, बट सरदार पटेल अभी तक शांत थे बिकॉज उन्हें यकीन था कि जिन्ना नवाब महमद खान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज जूनागढ़ एक हिंदू मेजोरिटी एरिया है और जूनागढ़ पाकिस्तान की बाउंड्री से दूर भी है। और अभी तक सरदार पटेल कश्मीर पर भी कोई क्लेम नहीं कर रहे थे बिकॉज उन्हें लगता था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और कश्मीर जोग्राफिकली भी पाकिस्तान के नज़दीक है। तो सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। बट 13 सितंबर 1947 को जब जिन्ना ने नवाब महमद खान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तब सरदार पटेल का मन बदल गया। तब उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है तो अब सरदार के हाथों से कश्मीर को ले जा नहीं सकता। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। बट वहाँ जिन्ना का भी जूनागढ़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर कल को इंडिया कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम करता है तो वो जूनागढ़ को नेगोशिएशंस के लिए यूज़ करेंगे, बट उनका यह दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। 13 सितंबर 1947 को जब जिन्ना ने नवाब महमद खान का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसके तुरंत बाद ही जूनागढ़ में इंटरनल क्राइसिस स्टार्ट हो गए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कांग्रेस ने सभी प्रिंसली स्टेट्स में अपने प्रजामंडल स्थापित कर रखे थे, उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी एंड अदर रीजनल पार्टीज ने भी अपने रीजनल ग्रुप्स वहाँ पर स्थापित कर रखे थे। तो इन सभी ग्रुप्स ने मिलकर नवाब महमद खान के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। महमद खान सीपी रामास्वामी अय्यर के केस से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए वह प्रोटेस्ट स्टार्ट होते ही पाकिस्तान भाग गए। नवाब महमद खान के दीवान हुआ करते थे शहनवाज भुट्टो। महमद खान के पाकिस्तान भागते ही शहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ का राज संभाला और बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए शहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा और कहा कि बिकॉज अब जूनागढ़ पाकिस्तान की टेरिटरी है तो हमारी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, तो कृपया करके अपनी आर्मी जूनागढ़ भेजिए और हमारी रक्षा कीजिए। बट जिन्ना को तो जूनागढ़ में इंटरेस्ट था ही नहीं, उन्हें तो कश्मीर में इंटरेस्ट था। इधर सरदार पटेल ने जूनागढ़ में अपनी आर्मी भेजने की कोशिश की थी, बट उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने रोक लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि जैसे ही आप अपनी आर्मी जूनागढ़ भेजेंगे वैसे ही जिन्ना अपनी आर्मी कश्मीर में भेज देगा और जूनागढ़ को तो भारत में मिलना ही है बिकॉज बढ़ते प्रोटेस्ट के आगे शहनवाज भुट्टो को झुकना ही पड़ेगा। और जिन्ना कभी अपनी आर्मी जूनागढ़ भेजेगा ही नहीं बिकॉज उसे तो जूनागढ़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, उसे तो कश्मीर में इंटरेस्ट है। और अगर आपने अपनी आर्मी जूनागढ़ भेज दी तो कश्मीर आपके हाथों से चला जाएगा। और ये एडवाइस बिल्कुल सही साबित हुई बिकॉज जिन्ना ने कभी अपनी आर्मी जूनागढ़ भेजी ही नहीं और मजबूरन शहनवाज भुट्टो को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा और इस तरह जूनागढ़ को इंडिया में मिला लिया गया।
बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, बट हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन भी कंसिडरेबल थी। हैदराबाद के रूलर हुआ करते थे मीर उस्मान अली, और मीर उस्मान अली एक कम्युनल रूलर थे, एंड दैट्स वाई हैदराबाद की सभी एलिट पोजीशंस मुसलमानों के पास थी। हैदराबाद में उस वक्त 3 मेजर ग्रुप्स थे: हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, इत्तेहाद उल मुसलमीन एंड तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का मोटिव था हैदराबाद को इंडिया के साथ मिलाना, इत्तेहाद उल मुसलमीन का मोटिव था मुस्लिम्स की हेजेमनी को प्रोटेक्ट करना, एंड तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी का मोटिव था गरीबों की अपलिफ्टमेंट के लिए लड़ाई लड़ना, जो कि ज़्यादातर हिंदू थे। सो स्टार्टिंग में मीर उस्मान अली ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की डिमांड की थी, और ये साफ डिक्लेयर कर दिया था कि वो किसी भी हालात में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन साइन नहीं करेंगे, और अगर ज़्यादा दबाव बनाया गया तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! बट पाकिस्तान तो दूर था, इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलना पॉसिबल नहीं था। और ऊपर से हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ने हैदराबाद में इंटरनल क्राइसिस भी स्टार्ट कर दिए थे। तो इन दोनों पार्टीज़ को रोकने के लिए मीर उस्मान अली ने एक पैरामिलिट्री टास्क फोर्स तैयार की, जिसे बोला गया रज़ाकार्स। रज़ाकार्स के हेड हुआ करते थे कासिम रिजवी। रज़ाकार्स का काम था हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी को सप्रेस करना। रज़ाकार्स ने मास मर्डर्स किए और पूरा मैसेकर चला उस वक्त हैदराबाद में। मीनवाइल सरदार पटेल और मीर उस्मान अली के बीच कई राउंड्स की बैठक हुई इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन साइन करने के लिए, बट जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो फाइनली 13 सितंबर 1948 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन पोलो, यानी हैदराबाद में इंडियन आर्मी को भेजा गया, और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया। हैदराबाद एक मात्र ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहाँ पर आर्मी भेजनी पड़ी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन साइन करवाने के लिए। The men under my command were called upon to perform a superhuman task and against very heavy odds. There was no alternative for me left but to surrender. अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो कश्मीर के अंडर टोटल 5 रीजन्स आते हैं: गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वैली। इन 5 डिफरेंट रीजन्स को एक साथ मिलाकर बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पर रूल करती थी डोगरा डायनेस्टी। 1947 में डोगरा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह भी मीर उस्मान अली की तरह ही एक कम्युनल रूलर थे। जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, बट जम्मू एंड कश्मीर की सभी एलिट पोजीशंस हिंदुओं के पास थी, एंड दैट्स वाई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत पहले से ही इंटरनल क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे। 1930s में शेख अब्दुल्ला अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर कश्मीर लौटते हैं, बट उन्हें राजा हरी सिंह के राज में नौकरी नहीं मिलती है। शेख अब्दुल्ला राजा हरी सिंह के इस कम्युनल बिहेवियर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी एक पार्टी बनाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांड करती है कि राजा हरी सिंह को हटाया जाए बिकॉज वो जम्मू एंड कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अगेंस्ट बायस्ड हैं। इसके रिएक्शन में 1946 में राजा हरी सिंह शेख अब्दुल्ला के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में भेज देते हैं। 1946 में जम्मू एंड कश्मीर में पूंछ क्राइसिस स्टार्ट होता है, जब कश्मीर के पूंछ रीजन में राजा हरी सिंह के खिलाफ पेस्टरस कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनल क्राइसिस पहले से ही मौजूद थे, तो राजा हरी सिंह इंडिपेंडेंट टेरिटरी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। अब उनके पास 2 ऑप्शंस बचे थे कि या तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए और या तो फिर वो इंडिया के साथ मिले। तो सबसे पहले जिन्ना ने राजा हरी सिंह को अप्रोच किया। राजा हरी सिंह ने जिन्ना के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया, यानी राजा हरी सिंह ने जिन्ना से 1 साल का वक्त मांगा सोचने के लिए। राजा हरी सिंह इंडिया के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, बट इंडिया ने मना कर दिया। अब इस बात ने जिन्ना को आशंका में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि हमने तो कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अब हम कश्मीर के ऊपर 1 साल तक कोई भी दबाव नहीं बना सकते, बट इंडिया के पास पूरा मौका है दबाव बनाने का। तो इस आशंका में जिन्ना ने कश्मीर में ट्राइबल इन्वेडर्स भेजे वहां पर अनरेस्ट फैलाने के लिए, बट उनका यह दावा भी उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला था। ट्राइबल इन्वेडर्स का प्लान था पहले मुजफ्फराबाद को कैप्चर करना, फिर उरी, फिर मोहता, फिर बारामुल्ला और उसके बाद श्रीनगर। जब ये इन्वेडर्स मोहता पहुंचे तब राजा हरी सिंह को पता चला कि उसकी टेरिटरी में इन्वेजन हुआ है, बिकॉज मोहता में मौजूद पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से श्रीनगर में ब्लैकआउट हो गया था। और राजा हरी सिंह को यह भी पता चल गया था कि ये इन्वेडर्स जिन्ना ने भेजे हैं अनऑफिशियल तरीके से। जब ये इन्वेडर्स बारामुल्ला पहुंच गए और कुछ ही देर में वो श्रीनगर पहुंचने वाले थे, तब राजा हरी सिंह ने भारत से हेल्प मांगी और सरदार पटेल राजा हरी सिंह की हेल्प करने के लिए राजी भी हो गए थे। बट फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने शर्त रखी कि अगर राजा हरी सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन साइन करेंगे तभी इंडियन आर्मी उनकी हेल्प करेगी। तो मजबूरन राजा हरी सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्विजिशन साइन करना पड़ा
और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया था ऑफिशियल तरीके से। और उधर जब इन्वेडर्स बारामुल्ला पहुंचे तो उनका ध्यान गया वहाँ पे मौजूद सोना चांदी और पैसों पे। और अब जिहाद ने तो बैक सीट ले ली थी बिकॉज अब उनका ध्यान चला गया था लूटने में। और इसी वजह से जहाँ पे उन्हें बारामुल्ला से श्रीनगर 2 घंटे में पहुंचना था वहाँ उन्होंने लगा दिए 24 घंटे। और ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी इन इन्वेडर्स से पहले श्रीनगर पहुंच गई और धीरे धीरे वो इन इन्वेडर्स को खदेड़ती गई। बट इंडियन आर्मी के सामने भी एक लिमिटेशन आगे खड़ी हो गई थी बिकॉज इन्वेडर से लड़ते लड़ते सर्दी आ गई थी और सर्दियों में वेस्टर्न कश्मीर में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कुछ एरिया को इंडियन आर्मी रिक्लेम नहीं कर पाई, जिसे बाद में पाकिस्तान ने क्लेम किया, जिसे बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर पर क्लेम करने को लेकर पाकिस्तान ने रीजन दिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। और ट्राइबल इन्वेजन पर जिन्ना ने क्लैरिफिकेशन दिया कि पूंछ क्राइसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों की हेल्प करने के लिए ये ट्राइबल्स कश्मीर गए थे और इसमें पाकिस्तान का कोई विरोध नहीं था। अब कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशन पहुंचते हैं। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने अपना पक्ष रखा कि जम्मू एंड कश्मीर के रूलर ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। बट पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फेक है, इसके ऊपर राजा हरि सिंह से जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के लोग इंडिया के साथ मिलने से नाखुश हैं। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को एक अनसेटल्ड डिस्प्यूटेड लैंड एरिया घोषित किया जाए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी रेफरेंडम कंडक्ट करवाए जाए। एंड बिकॉज वो कोल्ड वॉर का दौर था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था और इस वॉर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक धड़ा यूएसए की तरफ था यानी कैपिटलिज्म की तरफ और दूसरा धड़ा यूएसएसआर की तरफ था यानी कम्युनिज्म की तरफ। पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी तरह से यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया था और पाकिस्तान और यूएसए के बीच ट्रीटी भी हो रखी थी। बट इंडिया ने इन दोनों में से किसी के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। इवन इंडिया ने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की शुरुआत की थी जिसे बोला गया नैम यानी नो अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे बाद में चलकर 100 से भी ज्यादा देशों ने ज्वाइन किया था। यानी पाकिस्तान की तरफदारी करने वाला यूएसए था यूनाइटेड नेशन में, बट इंडिया की तरफदारी करने वाला कोई भी नहीं था बिकॉज उस वक्त यूएसएसआर भी इंडिया का दोस्त नहीं बना था। तो आगे चलकर कोरियन वॉर में जो इंडिया ने भूमिका निभाई थी उसको देखते हुए यूएसएसआर और इंडिया के बीच दोस्ती बढ़ी थी। तो इसलिए पाकिस्तान की बात सुनी गई और जम्मू एंड कश्मीर को एक अनसेटल्ड डिस्प्यूटेड लैंड एरिया घोषित किया गया और वहां पर जल्दी से जल्दी रेफरेंडम करवाने की बात रखी गई। अब इंडिया बैकफुट पर आ चुका था बिकॉज इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर कश्मीर में रेफरेंडम करवाए गए तो हो सकता है कि कश्मीर के लोग रिलीजन के बेसिस पर वोट दें और पाकिस्तान को चूज करें। और दूसरा, ये रेफरेंडम यूएसए करवाने वाला था तो ये भी हो सकता था कि यूएसए इन इलेक्शंस में अपने राइट पाकिस्तान को जितवाने के लिए धांधली करे। तो सबसे पहले तो इंडिया ने शर्त रखी कि ये रेफरेंडम यूएसए नहीं करवाएगा बल्कि कोई भी नॉन यूएस राइट देश करवाएगा। और दूसरी शर्त रखी कि ये रेफरेंडम एक कश्मीरी लीडर के अंडर होंगे और वो कश्मीरी लीडर थे शेख अब्दुल्ला। बाय द वे, शेख अब्दुल्ला को पूंछ क्राइसिस के दौरान रिहा कर दिया गया था बिकॉज उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत ज्यादा कश्मीरी जुड़ चुके थे। और जब ट्राइबल इन्वेजन बारामुल्ला तक पहुंच गया था तब शेख अब्दुल्ला ने ही राजा हरि सिंह को सलाह दी थी कि वो भारत से मदद मांगे। यानी कि उस वक्त तक शेख अब्दुल्ला एक बहुत बड़े कश्मीरी लीडर बन चुके थे और शेख अब्दुल्ला एक सेकुलर लीडर थे बिकॉज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात करते थे तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बात करते थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। इसलिए भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला का नाम आगे रखा। भारत सरकार को पता था कि शेख अब्दुल्ला किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे और शेख अब्दुल्ला का नाम आ गया ही पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया और पाकिस्तान ने ही ये रेफरेंडम करवाने से मना कर दिया। उसके बाद ना तो पाकिस्तान की आर्मी कभी पीछे हटी और ना ही इंडिया की आर्मी, और रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे वॉर हैज टू बी स्टॉप्ड बिकॉज वॉर से दोनों ही देशों का नुकसान हो रहा था। इसलिए इस वॉर को खत्म करने के लिए 1949 में हुआ कराची एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच लाइन ऑफ सीज फायर को डिक्लेयर किया गया, बट अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिक्लेयर नहीं की गई थी। और इस एग्रीमेंट में सियाचिन के एरिया को लेकर कंफ्यूजन थी, इसीलिए 1984 में दोनों देशों के बीच दोबारा जंग हुई। 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और सियाचिन के ऊपर कब्जा किया। कश्मीर को लेकर आज भी दोनों देशों के बीच में लड़ाई है और कई सारे मीटिंग्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुई हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।